गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारे साथ मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं और प्रभुदास लीलाधर से शिल्पा राउत जुड़ेंगी और निर्मल बांग से विकास सालुंके अपने फ्रेश ट्रेड्स के साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा नतीजों पर कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरदीप सिंह आलूवालिया से करेंगे एक खास बातचीत। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह से होगी एक बातचीत। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी अभी भी डे लो के आसपास 22,222 पर और इसमें सबसे बड़ा योगदान है आज रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो, दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। दूसरी तरफ मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव साइड पर। एवेनो स्टॉक्स की जहाँ तक बात है उनमें सबसे ऊपर आपको ऑब्वियसली फिर ऑटो स्टॉक्स, TVS मोटर, ये इस समय करीब करीब 4.5% ऊपर। पिडिलाइट में अच्छी रैली 3%। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, बायोकॉन, फेडरल बैंक, PI इंडस्ट्रीज़, ये कुछ स्टॉक्स अपसाइड पर। और डाउन साइड पर जो स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे उनमें मन्नापुरम फाइनेंस 5.5% नीचे, पिरामल एंटरप्राइजेस 4% नीचे, यूनाइटेड ब्रूअरीज 3% नीचे, मुथूट फाइनेंस 2.5%, मैक्स फाइनेंशियल, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, BHEL, डिवीज लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स जो डाउन साइड पर। वीरो बिल्कुल, ये छोटी सी समरी मार्केट की अब तक की। ऑटो स्टिल आई थिंक आज का बेस्ट सेक्टर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी एट डे लो। अब चलते हैं कॉल्स को यहाँ पे समझ लेते हैं आज की। मानस, अमित पिछले कार्यक्रम से, शिल्पा जी और विकास फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के मैम? मेरे पास दोनों बाय साइड में है। एक है मेरा पहला बाय रहेगा UPL में। UPL मुझे लगता है कि 560 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 460 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे वेल प्लेस्ड है फॉर 500 टारगेट। थोड़ा पोजिशनल प्ले भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप आइदर 500 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 12 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 8.5 का रखिए। टारगेट्स टूवर्ड्स 20 के लिए भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। किसी को फ्यूचर्स में प्ले करना है तो आप 460 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 500 आप इसमें प्ले ले सकते हैं। मेरा दूसरा बाय रहेगा बंधन बैंक में। बंधन बैंक में एक मोमेंटम है, ये लगातार 180 का एक सपोर्ट ले रहा है और टूवर्ड्स 195 जा रहा है, तो ये रेंज प्ले आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा डिक्लाइन में भी मिले तो भी आप इसमें बाय ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 180 का रहेगा। पहला टारगेट 195, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 200 एंड अबव भी देखते हो मिल सकता है। ओके, तो UPL और बंधन बैंक ये हो गई शिल्पा जी के पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अमित जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस के दिखा रहा है, तो मेरे दोनों साइड सेल कॉल रहेगा। पहला रहेगा डीवी स्लैब। डीवी स्लैब मुझे अभी भी इसमें वीकनेस लग रहा है, यहाँ पे और बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 3700 के आसपास के अभी टारगेट एक्सटेंडेड होते हुए देखने मिल रहे हैं, तो 3700 के टारगेट के लिए डीवी स्लैब यहाँ पे सेल करके जाना है। ऊपर में जो हमने देखा है कि कल के और 2 दिन के सेशन में हमने देखा है कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंट फेस होते हुए देखने मिल रहा है 3940 का, तो 3940 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर में यहाँ पे सेल करना है और नीचे में 3700 के आसपास के टारगेट यहाँ पे डीवी स्लैब में आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो डीवी स्लैब मेरा सेल कॉल रहेगा। दूसरा मेरा रहेगा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में मुझे लगता है कि ये एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिला था लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, बट अपसाइड में एक 2500 के आसपास एक रेजिस्टेंट फेस होते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस भी सेल कॉल रहेगा। नीचे में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 2370 2350 के आसपास के डाउन साइड में टारगेट यहाँ पे फ्यूचर में आते हुए देखने मिलेंगे, तो दोनों भी काउंटर मेरे फ्यूचर में सेल है। ऊपर में 2500 का स्टॉप 2510 का स्टॉप लॉस इन श्रीराम फाइनेंस में और टारगेट रहेगा 2370 का। ओके, अच्छा मानस जी और अमित जी आपके पिक्स में थोड़ी देर में लूँगा। इससे पहले कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से बात करते हैं। यहाँ पर बैंक की NII यानी कि ब्याज से कमाई करीब 11% बढ़ी है और मुनाफा करीब करीब 18% बढ़कर आया है। साथ ही असेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। लोन ग्रोथ के आंकड़े थोड़े कमज़ोर हैं। इस पर बातचीत करने के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरदीप सिंह आलूवालिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरदीप जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताइए, जो अभी RBI का जो ड्राफ्ट रूल आया था प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो बैंकों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, आपके बैंक के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा? इसमें जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस अभी RBI की आई हैं
वो अभी स्टिल इट इज अ डिस्कशन पेपर और इसमें बहुत सी क्लैरिटी आने बाकी है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं मगर उसमें फ्लोर डिफाइंड नहीं है, वेदर ऑल या 50 करोड़ 25 करोड़ या गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो देयर इज सम क्लैरिटी विच हैज टू कम। मगर इसके लिए हमारा बैंक, चूंकि इंटरनल एक्रूवल्स काफी स्ट्रांग है हमारे बैंक के लिए, तो हमारा बैंक एक अच्छी पोजीशन पे है। लास्ट टाइम भी आप देखिए, जैसे अनसिक्योर्ड एडवांस में रिस्क वेट आरबीआई ने बढ़ाया था, वो हमने प्रॉम्प्टली अपने कस्टमर्स को ट्रांसफर किया। तो एज एंड व्हेन दिस बिकम्स दिस is taken for implementation, so we will pass on part of the cost to the customers. तो लगभग हमारा 90,000 से 1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है, मगर उसमें भी 3 स्टेजेस हैं जो इसमें, जिसमें अगर मोरेटोरियम पीरियड पे है, यहाँ डीसीसीओ नहीं हुआ है, उस पे 5% है। अगर डीसीसीओ कंप्लीट हो जाता है तो 2.5% है और इट गेट्स फर्दर रिड्यूस टू 1% अगर 20% एट द टाइम ऑफ डीसीसीओ का अगर बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। सो लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशंस येट टू कम ऑन दिस एंड आवर बैंक इज वेल पोजीशन्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। देखिए, मैं आपके नंबर्स पर आऊँगा क्योंकि लेकिन ये थोड़ा सा बर्निंग टॉपिक है, इसके लिए इस पर एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं। तो जैसे आपने बोला 90,000 से 1 लाख करोड़ के करीब का नंबर बोला आपने, क्या थोड़ा स्लो डाउन करेंगे आप इस स्पेस में? और आपके हिसाब से आरबीआई ने किया, ये लेके क्यों आए आरबीआई? क्या कंसर्न हो सकती है आरबीआई की? ARS के प्रिपरेशन का एक स्टेप हो सकता है मूविंग टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड ARS, और ये एक बैलेंस शीट को अच्छा सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करेगा, जो हमको लगता है इसमें। अब आपके नंबर्स पर आते हैं सर, और आपके नंबर्स में एक चीज़ जो मैं देख रहा था कि आपकी जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो FY25 के लिए जो आप गाइडेंस दे रहे हैं वो 10% की है। आपने 11.3 अचीव किया था FY24 में। एडवांसेस में भी आपकी 10% की गाइडेंस है, 11.3% आपने अचीव किया था FY24 में। ये थोड़े से कम है, ऐसा क्यों है? ट्रेडिशनली बैंक हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में गाइडेंस देता है, मगर अगर आप देखें तो 13 में से ऑलमोस्ट 10 पैरामीटर्स हम लोगों ने अचीव किए या एक्सीड किए। सो दिस ईयर ऑल्सो हम लोग वी विल एक्सीड दी प्रोजेक्शंस। सो बैंक इज वेल पोजीशन टू इट। अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ भी हमारा जो है 11.29% था, और अगर हमारा क्रेडिट ग्रोथ देखें तो क्रेडिट ग्रोथ भी हमारा 11.34% है। मगर क्रेडिट ग्रोथ में अगर आप एक चीज देखिए, रैम हमारा लगभग 13.5 से 14% ग्रोथ हुआ है, और कॉर्पोरेट में हम लोग ने कॉन्शियसली अपने पोर्टफोलियो को रिजिक किया है। हमारे पास जो लो यील्डिंग, बिकॉज लास्ट ईयर आपको मालूम होगा कि इंटरेस्ट रेट्स वेयर राइजिंग, द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स वाज अ चैलेंज, गार्निंग डिपॉजिट वाज अ चैलेंज। सो वी टुक अ कॉन्शियस कॉल कि हम लोग अपने कॉर्पोरेट बुक को रिजिक करेंगे और लो यील्डिंग जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उसमें अपना एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे। अगर वो एक्सपोजर कंटिन्यू होता तो हमारा ये लोन ग्रोथ 14% के आसपास होता। तो दैट वाज अ कॉन्शियस कॉल, दैट इज व्हाई आवर निम इज मेंटेन्ड। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर फेसिंग दैट चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग द निम। मगर आप कैनरा बैंक में देखिए, लास्ट ईयर इट वाज 2.95, दिस इज 3.05%। सो हमारा मार्जिन्स आर इंटैक्ट, वी आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स मेंटेनिंग मार्जिन्स। ओके हरदीप जी, जो आपने यहाँ पर गाइडेंस रखी है डिपॉजिट रेट ग्रोथ की, प्लस जिस प्रकार जो डिसबर्समेंट्स हैं उनको देखते हुए, आई मीन अगले 6 महीने के लिए या फिर अगले साल भर के लिए मानूँ, आपने अभी खुद अपने NIMs की बात की यहाँ पे, और जो कॉस्ट प्रेशर है उनको देखते हुए, क्योंकि हाल फिलहाल में रेट कट्स हों इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है, NIMs की ट्रेजेक्ट्री कहाँ रहेगी? ये तो एक आम धारणा बन गई थी कि Q3 तक आते आते NIMs स्टॉप आउट हो जाएंगे, और वो हो भी गए कुछ हद तक। ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी FY25 के लिए NIMs की आपके मुताबिक? अभी आप देखिए, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स डिपेंड करेगा लिक्विडिटी इन दी मार्केट, और अभी ऑलरेडी वी आर सीइंग दैट इट इज सॉफ्टनिंग अप, एंड यील्ड ऑन एडवांस हमारा अच्छा है, 8.71% है। इसको लेके हम लोग देखते हैं कि हमारा निम अराउंड 2.95 से 3.05 की रेंज पे रहेगा। ओके, 2.9 की रेंज से लेके क्या बोला आपने सर? 3.25
हरदीप जी 2.95 सी रेंज के 3.05 पे। जी हाँ। अच्छा, ओके ओके सर, कैपिटल रेज करने की कोई प्लान्स और सब्सिडरी में कोई स्टेक सेल का प्लान आपका इस साल? हमारा कैपिटल अगर आप देखिए तो 16.28% CRAR है और 11.58 हमारा CET1 है, तो दोनों ही हमारे कंफर्टेबल लेवल पे है। लास्ट ईयर लगभग हम लोगों ने 3,400 करोड़ 81 बॉन्ड्स में रेस किया था, तो इस साल भी हम लोग का प्लान है 1,500 से 2,000 करोड़ करीब 81 बॉन्ड्स में हम लोग रेस करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरनल एक्रूवल्स ही काफी स्ट्रांग है टू सपोर्ट अवर ग्रोथ। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको FY25 के लिए। चलिए, ये बात हुई हरदीप जी से। अब आई थिंक मानस और अमित की ट्रेड्स बाकी हैं, वो लेते हैं। उसके बाद हमारे अगले गेस्ट के पास जाएंगे। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? जी अनुज जी, मेरी इस समय की 2 ट्रेड। पहला रहेगा टाटा मोटर्स 1028 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें फॉर अस विद स्टॉप लॉस ऑफ 1015 एंड टारगेट्स ऑफ 1050। सेकंड ट्रेड जो मुझे पसंद आ रहा है इंडिगो। इंडिगो में कल एक अच्छा खासा पुल बैक दिखाया था अपने 10 और 20 डमा से, आज के बाजार में भी सस्टेन कर रहा है। 4096 के लगभग प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 4040 का और टारगेट्स रहेंगे 4200 के। ओके, इंटीग्रेशन। मानस, आपके 2 ट्रेड्स इस पक्के? देखिए, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। तो पहले तो जो बाय रिकमेंडेशन है वो जो सेल रिकमेंडेशन है वो बर्जर पेंट्स पे रहेगा। बर्जर पेंट्स में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। कल हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखा। आई थिंक यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। करंट लेवल्स पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं बर्जर पेंट्स में। 500 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए। 482 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बर्जर पेंट्स में। खरीदारी बायोकॉन में करेंगे, क्योंकि बायोकॉन लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। कल टेंडे मूविंग एवरेज से रिवर्सल देखने को मिला। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बायोकॉन में 307 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 320 रुपए के टारगेट के लिए। ओके अच्छा, वो बंधन बैंक वाला वो जो स्पॉट था हमारा, वो एकदम सही रहा और अब इनफैक्ट शिल्पा जी ने भी उस पर ट्रेड लिया था और ये स्टॉक अब डे हाई पर आया करीब करीब 186 पर। शिल्पा जी, आज एक्चुअली बंधन ही नहीं, बाकी भी मिड कैप बैंकों में थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। एयू, फेडरल, कोई और स्टॉक जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो यहाँ पर इस समय बैंकों में? ऑनेस्टली अनुज जी, एयू बैंक, अगर आप एयू बैंक का ना एक पैटर्न देखेंगे, यू विल ऑल्सो लाफ एट इट। जब भी बैंक निफ्टी थोड़ा वीक रहता है, एयू बैंक समहाउ टेक्स अ बुल रन। आई डोंट नो व्हाई, बट इट हैपेंस। तो एयू बैंक अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, इट कैन डू 650 फ्रॉम हियर। तो लेकिन क्योंकि रिस्की है एंड थोड़ा हाई बीटा स्टॉक रहता है, तो इसमें आपको टाइट स्टॉप लॉस 620 का मेंटेन करके करना पड़ेगा। बट समहाउ इट ऑलवेज रन्स ऑपोजिट, तो आप इसमें डेफिनेटली एक चांस ले सकते हैं। ओके, डेफिनेटली एक चांस ले सकते हैं। अच्छा शिल्पा जी, कोई निफ्टी के लिए कोई एक्सपायरी ट्रेड है क्या, या आज थोड़ा सा अवॉइड करेंगे? एक्चुअली अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो 22,200 के सपोर्ट से एक रिस्क लिया जा सकता है, जहाँ पे हो सकता है आपको 70-80 पॉइंट्स का एक अपसाइड रैली इमीडिएटली मिल जाए। बट अगर ये 22,200 के नीचे जाता है, देन यू विल हैव टू एग्जिट, बिकॉज वहाँ पे फिर आपको डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो पुट प्राइस 22,100 और 22,000 पे भी काफ़ी अग्रेसिव है। तो अगर किसी को जस्ट एक रिस्क लेके अभी एक प्ले लेना है निफ्टी के एक्सपायरी के लिए, तो 22,300 का कॉल ऑप्शन जो रफली 22 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 8 रुपये का रखिए, क्योंकि स्पाइक थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, और अगर रिव्यू सही जाता है तो आपको ये 50-60 तक भी ट्रेड करते मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्निकल टेक्सचर डिस्कस करते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम शाह स्टॉक्स के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनसे समझते हैं कि बड़े मूव्स कहाँ बन रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि नॉर्मली होता है, थोड़ी सी प्री इलेक्शन नर्वसनेस, किस तरीके से रीड कर रहे हैं आप इसको, और निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो ट्रेंड है वो निफ्टी में तो है नहीं। आई थिंक ये बहुत क्लियर है, क्योंकि हम पिछले 4 महीने से 1,000 पॉइंट के रेंज में रहे हैं।
और हमने ये कई बार कहा कि जब भी निफ्टी 22,800 के आसपास जाता है, वहां पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाती है और नीचे में 21,800 और 22,200 में सपोर्ट आ जाता है। और जो भी हमारे लोकल या ग्लोबल फैक्टर्स रहे हैं, आई थिंक लिक्विडिटी के कारण मार्केट हर बार संभल जाता है। बट एज वी स्पीक, वापस आई थिंक वी आर एट अ मेक और ब्रेक पॉइंट बिकॉज द निफ्टी इज बैक एट दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 22,200। और देखिए प्राइस एक्शन उतना खराब नहीं है, बट जो ब्रेथ स्टडीज है उसमें मुझे काफी कंसर्न लग रही है, और हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में भी ये पिछले 2 दिन में कहा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाइज, द एडवांस डिक्लाइन लाइन ऑफ द मार्केट, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग ऑफ द 200 मूविंग एवरेज, अगर ये सारे डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिसेंटली मार्केट 22,800 तक गया उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। सो अभी भी एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, लिक्विडिटी के कारण हमारा मार्केट नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। बट अगर ये 22,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो 3 से 4% की एक शेकआउट हो सकती है। और क्योंकि ये इलेक्शन का महीना है तो देखिए हमेशा लोग बोलते हैं कि प्री इलेक्शन रैली एक बनता है, बट आई थिंक दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज अ प्री इलेक्शन डिप। हो सकता है कि मैंडेट के बाद मार्केट विल गेट बैक ऑन ट्रैक। और वैसे भी इस बाजार में अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी को आप जितना देखेंगे उतना आप बाजार में कंफ्यूज रहेंगे। ओके, तो सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ बन रहे हैं? आज तो क्लियरली ऑटोज़ का दिन है, लेकिन ऑटोज़ में वैसे भी काफ़ी स्ट्रेंथ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आपके हिसाब से कौन से हैं यहाँ पर? देखिए ऑटोज तो अच्छा है। आई थिंक ऑटोज में भी नए लीडर्स इमर्ज करके आए हैं। अगर आप आयशा मोटर्स को देखें, एस्कॉर्ट्स को देखें, आई थिंक इनमें मारुति को देखें, ये स्टॉक्स आप लीडरशिप ले लिए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। और ये क्या रिटेल स्टॉक्स है नहीं, दीज आर इंस्टीट्यूशनल ड्रिविंग स्टॉक्स, ग्रेट कंपनीज, ग्रेट अर्निंग्स। तो मुझे लगता है कि ऑटो में ये सब स्टॉक्स में बने रहने चाहिए। यहाँ से भी 10 से 15% की तेजी मिलेगी। पर जो बाकी के जो ऑटो स्टॉक्स है वो काफी जो चल चुके हैं, वहां पर आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम ऑटो, जो हमें अच्छा लगता है, जो मेरे हिसाब से एक मेगा ट्रेंड है, वो है मेटल्स। हम इसके बारे में 3-4 महीने से कहते आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मेटल्स इंडेक्स में 1000 पॉइंट की तेजी मिनिमम आनी चाहिए। सो जैसी मार्केट स्टेबलाइज होगा, मेटल्स इंडेक्स धीरे धीरे 10,700 तक जा सकता है। सो मेटल्स नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट, फॉलोड बाय फार्मा, जहां पर अच्छी कंसोलिडेशन 2 महीने की कंप्लीट हो रही है और वहां पर भी कुछ दिनों में ब्रेकआउट आनी चाहिए। और जो डार्क हॉर्स सेक्टर है, जो मेरे हिसाब से एक मेगा टर्न अराउंड दे रहा है, वो है एफएमसीजी। 6-8 महीने के बाद वहां पर हम टर्न अराउंड देख रहे हैं। तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, आईटीसी, एचयूएल, डाबर, मारिको, गोदरेज कंज्यूमर, सब अच्छे लग रहे हैं। और इसको देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डी रिस्क मोड में चला गया है। ओके, तो गौतम जी की मेटल्स अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग, आई थिंक फॉलोड बाय फार्मा पिक है, और मेटल्स पे पिछली बार भी आपका एग्जैक्टली यही व्यू था। पर गौतम, इस बार बैंक निफ्टी की स्थिति आपको कैसी लग रही है? आई मीन ये 3 महीने ऐसे गुजरे जिसमें अब आपके 3 बड़े बैंक्स, लुक एट इंडसइंड बैंक बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एचडीएफसी बैंक बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इंडसइंड बैंक बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिर्फ अभी तक हमको एक आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचा के चल रहे हैं और रख रहे हैं। निफ्टी बैंक के ऊपर आपका व्यू, और स्पेशली इन 2-3 दिग्गज प्राइवेट बैंक्स पर आपका व्यू जो कि 200-day मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त? ये बैंक निफ्टी पिछले 2-3 महीनों में काफी वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि ये जो 3-4 स्टॉक आपने कहा, आई थिंक ये जो करते हैं इसके कारण बैंक निफ्टी पे बहुत बड़ी बेयरिंग आ जाती है। और बैंक निफ्टी का हमारा 50,000 का एक वर्किंग टारगेट था, वहां तक बैंक निफ्टी गया और वहां से वापस करेक्शन आ गई है। और अगर ये 47,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो और 3-4% की फॉल बैंक निफ्टी में आ सकती है। और जैसे आपने राइटली कहा, आई थिंक सिर्फ 2 स्टॉक पूरे बैंक निफ्टी को बचा के रखे हैं, वो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। और जैसे आपको मालूम होगा, ये 2 हमारे फेवरेट्स हैं। हम इसको 2 साल से प्ले कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और एसबीआई इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। और मुझे लगता है कि ये दोनों बैंक अगले 6-8 महीने में काफी अच्छा करेंगे। तो इस मार्केट फॉल में ये दोनों बैंकों में खरीदारी करनी चाहिए। बाकी सारे जो टॉप बैंक्स है, चाहे वो एचडीएफसी हो या कोटक बैंक हो, एक्सिस, इंडसइंड, मुझे तो अच्छा सेटअप लगता नहीं है। और अगर बाजार में थोड़ी बहुत और वीकनेस आती है तो ये सब प्रेशर में रहेंगे। सो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड है नहीं, ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे मत देखिए, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में बने रहिए। जी हाँ, क्लियर थॉट्स जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए। अच्छा गौतम जी, आज से 2 रोज़ पहले एफएमसीजी में एक बड़ा स्पाइक आया था और इस स्पीस के 3 ओवरसोल्ड स्टॉक्स, आई मीन एचयूएल,
मैरिको और डाबर ने एक स्पाइक जनरेट किया, हालांकि उस दिन पूरा सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से और स्पेशली मॉनसून पे फोकस करते हुए, और आई थिंक अगले क्वार्टर के पहले नंबर से पहले अगर मुझे एफएमसीजी में कुछ पिक करना हो तो क्या पिक करना चाहिए इस वक्त? देखिए, अगर आपको एफएमसीजी में कुछ पिक करना है तो कंजर्वेटिवली तो आईटीसी बेस्ट पिक है, क्योंकि आईटीसी 6 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है और डाउनसाइड यहाँ पर कम लगती है। अपसाइड इज कुड बी सब्सटैंशियल। इनफैक्ट यहाँ से मुझे 100 रुपए की अपसाइड आईटीसी में दिखती है और डाउनसाइड में समझे 20 से 30 रुपए का डाउनसाइड है, क्योंकि 400 रुपए का अच्छा बेस है। एफएमसीजी सेक्टर पिछले 6 महीने से करेक्शन मोड में रहा है। लास्ट 2 दिन में इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है और लग रहा है कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ वापस आ रही है। सो ये सब स्टॉक्स अगेन समझे हुए कंपनीज है, अच्छे कंपनीज है, क्वालिटी कंपनीज है, अच्छे अर्निंग्स है। ये सबको आप ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रख सकते हैं। और अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डी रिस्क मोड में चला गया है, मार्केट थोड़े से नेगेटिव बीटा या लो बीटा स्टॉक्स में जा रहा है, उसके कारण मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी अच्छा करेगा और हमारा वर्किंग टारगेट एफएमसीजी इंडेक्स में 58,000 टू 58,500 का है। सो आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, डाबर, अपार्ट फ्रॉम एचयूएल, ये जो बाकी के जो 4 स्टॉक्स है हमें अच्छे लगते हैं और यहाँ पर पोर्टफोलियो में इसको ऐड करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा गौतम जी, दो स्टॉक्स जो इंडियन मार्केट में बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं, लेकिन दोनों में अब ऑफ लेट थोड़ा सा हमने कंसोलिडेशन या करेक्शन देखा है। एक तो है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है रिलायंस। हालांकि रिलायंस के लिए थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट टर्म के चार्ट देखकर मैं व्यू ले रहा हूँ, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर अब आपका क्या व्यू है? Anuj, one thing is very clear कि the market has got into value mode and not in growth mode. देखिए, जब कोविड से जब रैली चालू हुई थी 7,500 के लेवल से मार्च 2020 में, तब पहले 2 साल में मार्केट एक ग्रोथ मोड में था। तो सारे जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो अच्छे कर रहे थे। पर पिछले अगर आप 2 साल में देखें तो मार्केट डेफिनेटली वैल्यू मोड में चला गया और जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू ओवरऑल एज अ सेक्टर में जिस तरह की स्ट्रेंथ आई है, वो बहुत क्लियर है कि जो हाई पी स्टॉक्स है जो 30 के ऊपर चल रहे हैं उनमें इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, बट जो लो पी स्टॉक्स है उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है। सो ये मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि एचडीएफसी या बजाज फाइनेंस या एशियन पेंट्स या रिलायंस के बारे में जब बात करते हैं तो अंडर परफॉर्मेंस अभी जारी है। ये चारों स्टॉक्स में मुझे रिलायंस बेस्ट लगता है कि मुझे लगता है कि इवेंचुअली रिलायंस 3,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा और अभी जो फॉल आई है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पर जो बाकी के जो बड़े हैवीवेट स्टॉक्स है, चाहे वो एचडीएफसी हो या एशियन पेंट्स या बजाज फाइनेंस हो, वहां से दूर रखनी चाहिए क्योंकि वहां स्मार्ट मनी एक्शन है नहीं, फंडामेंटल्स अंडरस्टूड है और वो ओवर ओन्ड है। सो अभी वैल्यू का मार्केट है, वैल्यू में रहिए, आई थिंक वहीं पैसा बनेगा। ओके, वैल्यू में रहिए, वहीं पैसा बन रहा है। वैल्यू एक सेक्टर में है आईटी, लेकिन यहाँ पर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करें? नहीं, देखिए, आईटी में अगर आप मिड कैप आईटी देखें तो देर ऑल वेरी रिचली वैल्यू, तो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी। मैं लार्ज कैप की बात कर रहा था, मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए था। सॉरी, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा था। लार्ज कैप आईटी, हाँ करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो मिड कैप आईटी एक्सपेंसिव है बट लार्ज कैप आईटी एक्सपेंसिव नहीं है और वहां पर मुझे टीसीएस और एचसीएल टेक काफी अच्छा लगता है। पिछले 2 महीने में उसमें इतनी स्ट्रेंथ हमने देखी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि ग्लोबल हेडविंड्स के कारण इंडियन आईटी कंपनीज को क्या होगा, नंबर 1, और नंबर 2 एआई के चलते इंडियन कंपनीज कैसे करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से उसकी डिस्काउंटिंग अभी इस मार्केट में हो रही है, उसके कारण आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका 3 महीना का व्यू है तो आईटी से दूर रहिए, वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी भी और वो वीक हो सकता है। बट अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है तो आईटी टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा हमें अच्छी लगती है और वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। जहाँ इस बीच गौतम जी जिस लेवल का जिक्र कर रहे थे, सुबह अनुज बात कर रहे थे 50 डे की ट्रेजेक्ट्री 2200 फाइनली बहुत ही, अगर आप देखें बड़े फोर्स के साथ निफ्टी वायलेट करता हुआ इट्स 22165 और बैंक निफ्टी भी इस दौरान 48,000 के जोन के। ऑल्दो कल का लो बैंक निफ्टी में भी डिफेंड हुआ है, बट निफ्टी 40 पॉइंट क्रैक हो चुका है उस जोन से। अच्छा गौतम जी, एक स्टॉक जिस पे बहुत बात हुई है बीते 1 महीने में, आई मीन टेक्निकली तो खैर मैं से बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं मानता, बट वोडाफोन आइडिया पे हमारे पास भी सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये चार्ट क्या कह रहा है? भले ही आपके पोर्टफोलियो में या फिर आप लोगों ने कोई सेंस बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन ये चार्ट क्या रहा है 12 रुपये 80 पैसे के भाव पे?
देखिए गोल्डीलॉक्स में हम एकदम टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में रहते हैं, तो एज सच हमारा कोई वोडाफोन पे व्यू है नहीं। इनफैक्ट हमारा व्यू ये है कि ये सब शेयरों से अभी एक बार दूर रहनी चाहिए। आप इसी को कंपेयर कीजिए भारती एयरटेल के साथ। आप देखिए पिछले 2 सालों में भारती ने क्या किया। इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स इन द मार्केट। तो जब एक लार्ज कैप स्टॉक आपको मिड कैप रिटर्न दे सकता है, तो आप वोडाफोन जैसे शेयरों में क्यों काम करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो खराब शेयर है या खराब कंपनी है, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि रिस्क ये सब शेयरों में काफी रहती है। और अभी जिस तरह का मार्केट सेटअप है, जिस तरह का मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक ओवरबॉट ट्रेडिंग आ गया है, ये सब शेयर से थोड़े से दूर रहने चाहिए, क्योंकि अगर बाजार और गिरा, जो पॉसिबल है, तो वोडाफोन जैसे शेयर थोड़े से वीक हो सकते हैं। तो अभी के मार्केट में सेफ स्टॉक्स में रहिए, लो बीटा स्टॉक्स में रहिए। आई थिंक आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, क्योंकि अभी से लेकर जून 4 तक ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसीलिए आपको मेटल्स, एफएमसीजी और फार्मा में रहना है। ओके अच्छा गौतम जी, एक बार वो पिक्चर फिर ड्रॉ कीजिएगा। 22,200 के नीचे आपका प्रोजेक्शन क्या है अगर हम क्लोज देते हैं तो? हाँ देखिए, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जब हमने ये टीम के साथ डिस्कस किया, तो पहले तो ये व्यू आ रहा था कि हो सकता है कि बहुत बड़ा फॉल आ जाए, बट जिस तरह की लिक्विडिटी है और इंडियाज आउट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड है, मुझे लगता है कि 3 से 5% की शेकआउट आ सकती है। सो अगर 22,200 के नीचे क्लोजिंग होता है, तो उसके नीचे फर्स्ट लेवल आ जाता है 21,850, और अगर वो ब्रेक करता है तो 21,000 के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट दिस इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। अगर आप मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, तो ट्रेंड इज इंटैक्ट। और ये जो 3-4-5% की जो शेकआउट की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मार्केट चार्ट्स पे काफी हेल्दी हो जाएगा, एंड देन वी कैन रेज्यूम द नेक्स्ट ट्रेंड अप। सो 21,200 क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। अगर वो गया तो मार्केट में एक बार वीकनेस आएगी। ओके, एक आखिरी सवाल, ग्लोबली मार्केट्स देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या एक व्यू बन रहा है कि फॉर एग्जांपल चाइनीज़ मार्केट्स में एक बहुत शानदार मूव आना शुरू हुआ है, हैंगसेंग में, मेटल्स में एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ है, क्या ये साल मेटल्स चाइना मतलब उनको बिलोंग कर सकता है? देखिए, ये शाल डेफिनेटली मेटल्स के लिए है। आई थिंक हम तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़े बोल रहे हैं ऑल अलोंग, और मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से भी $26 तक, $2600 तक चला जाएगा, और सिल्वर $30 पार कर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से भी 20% की तेजी लगती है, जो बेंचमार्क इंडिसेस दे नहीं पाएंगे। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, तो यूएस मार्केट्स में एक थोड़ा सा एक रेंज में मूवमेंट आ गई है, बट अभी जो रियल मूवमेंट है ग्लोबल इक्विटीज में, वो सब एशियन मार्केट्स में है। चाइना और हांगकांग में इतना अच्छा कमबैक है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स में देखें, तो लंदन मार्केट लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, जर्मनी अच्छा कर रहा है, फ्रांस अच्छा कर रहा है। तो यूरोप और एशिया में ज्यादा स्ट्रेंथ है, और यूएस आई थिंक एक थोड़ा सा एक बैक सीट पे चला गया है। तो वहां पर इतनी बड़ी तेजी अब बनेगी नहीं, क्योंकि वहां पर भी 5-7-10 स्टॉक ही पूरे बाजार को ऊपर ले जा रहे थे। वहां पर जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी, हम यूएस मार्केट्स में नए हाइस नहीं देखेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी। और मार्केट में इस समय काफ़ी वीकनेस, इनफैक्ट अब निफ्टी देखिए 150 पॉइंट नीचे आ गया है, और आज का दिन बहुत टफ। मिड कैप इंडेक्स देखिए 262 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 160 पॉइंट नीचे। ये एक ब्रेकडाउन है, और आप देखते हैं 22,100 बचेगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए तो वीकनेस काफ़ी है। नीरज जी आ गए स्टूडियो में, आई एम श्योर काफ़ी सवाल होंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। आज तो वाकई बहुत ज़्यादा नहीं बहुत बिल्कुल। देखिए मॉर्निंग गुड नहीं है। मॉर्निंग गुड नहीं है। एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में, ये मार्केट आपको दोनों साइड पटकने देने के लिए तैयार है। exactly. जब आपका व्यू लगने लगता है ना कि मार्केट अब चलने को तैयार है, वो पलट देगा। जब आपको लगने लगता है कि अब शॉर्ट कर दूं, वो मार्केट घूम जाएगा। ये एकदम जलेबी मार्केट जिसे कहते हैं, इसमें मतलब पैसा खोने से कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, ना करें ट्रेडिंग कुछ दिन, क्या घिस जाएगा। बाद में जब मार्केट अच्छी होगी तब ढूंढेंगे मौके। ये एकदम सही बात है। अभी हिम्मत करके आप करें शॉर्ट, तो पता लगा शाम तक पैसे लग गए आपके। टफ मार्केट है, डिफ़िकल्ट मार्केट है, और कंफ्यूजन अभी रहेगा कुछ दिन में लगता है। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, और इसी के लिए आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन शो भी है कि आपने सवाल पूछें और एडवाइस लें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।